नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही खबर से। लखनऊ में 1 नवंबर से लागू होने जा रही वर्टिकल व्यवस्था को लेकर लखनऊ मध्य जोन के रेजिडेंसी मुख्यालय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन हुआ है। संघर्ष समिति के पदाधिकारी और अभियंता संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि यह व्यवस्था केसको, बरेली, मेरठ, अलीगढ़ में पहले से लागू है, जो पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। प्रबंध तंत्र इस व्यवस्था की आड़ में प्रदेश के 2 डिस्कॉम को निजीकरण करना चाहता है। इस वर्टिकल व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा है कि 1912 उपभोक्ता सेवा द्वारा ही उपभोक्ता की कंप्लेंट नोट की जाएगी, जो 1912 ऊर्जा मंत्री पहले ही जिसको फेल घोषित कर चुके हैं और वह कंप्लेंट मुख्य अभियंता से होते हुए TG 2 तक पहुंचेगी और अब उपभोक्ता जेई और उपखंड अधिकारी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आजकल वर्टिकल निजीकरण को लेकर जिस तरीके से उठापटक चल रही है, ये बहुत ही संवेदनशील स्थितियों वाली स्थिति है कि जहाँ जहाँ पर वर्टिकल व्यवस्थाएं लागू हुई हैं, कानपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में, बरेली में, वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से धरातल पर ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शन और बिजली की आवाजाही जिस तरीके से स्थितियां बर्बाद कर रही है। क्या ये वर्टिकल व्यवस्था जो मध्यांचल डिस्कॉम के लखनऊ, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल सभी लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर वर्टिकल की जो व्यवस्थाएं आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये व्यवस्थाएं आपकी सही रहेंगी? आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं वर्टिकल व्यवस्था को लेकर के, वर्टिकल व्यवस्था कितनी सुखदायी है और कितनी दुखदायी है? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं जहाँ जहाँ वर्टिकल हुआ है, इससे पहले जो है 4 जनपदों में, शहरों में हो चुका है। अलीगढ़ है, कानपुर का केसको है, मेरठ है और बरेली है जो मध्यांचल में ही आता है। अगर वहाँ के उपभोक्ताओं से आप पूछ लीजिए तो वो यही कह रहा है कि जब से वर्टिकल हुआ है तब से 1912 के भरोसे हम छोड़ गए हैं। 1912 की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कंप्लेन 2 गुना 3 गुना हो गई है। माननीय मंत्री जी उन्होंने खुद VC में कहा कानपुर की व्यवस्था को जो है ध्वस्त कर दिया वर्टिकल ने। जो है विधायक जी है मेरठ में, जो प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक जी जो है मेरठ के हैं, उन्होंने खुद विरोध किया है कि इसको 1 महीने में वापस करिए, नहीं तो हम लोग इसको निरस्त कर देंगे। तो सारे जनप्रतिनिधियों में निराशा है इसके प्रति, जनता में निराशा है। ये किसके कहने पर वर्टिकल व्यवस्था ला रहे हैं? संविदा कर्मचारियों, विभागीय कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे ज्यादा तो कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ना है। मैं लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में वर्तमान में 4 SC कम हो रहे हैं, 17 एक्शन कम हो रहे हैं, 36 SDO कम हो रहे हैं, 155 जेई कम हो रहे हैं, 470 बाबू कम हो रहे हैं, 1517 TG 2 जो टेक्नीशियन है वो कम हो रहे हैं और लगभग हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारी छटनी हो रही है। इनका क्या करेंगे? डिस्कॉम छटनी करेंगे, पूरी तरीके से बर्दाश्त कर देंगे या अंटी डिस्कॉम में ले जाएंगे? सिंपल सी बात है, जो सरकारी कर्मचारी हैं प्रयास करेंगे पहले कि अन्य जनपदों में इनको समाहित किया जाए, लेकिन जो संविदा के हैं वो तो बेचारे छटनी हो जाएगी तत्काली जो हजारों की संख्या में, और जो रेगुलर के भी हैं उनको भी धीमे धीमे अब ये वर्टिकल कर क्यों रहे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इनका उद्देश्य है कि पूर्वांचल को पूरा निजीकरण कर दिया जाए और जो शहर है इनका फ्रेंचाइजी पर प्राइवेट कंपनी को दी जाए। तो आज नहीं तो कल ये पूरी व्यवस्था निजीकरण करने को तैयार हुआ है, क्योंकि प्रबंधन जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, किसान के हित में काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी के हित में काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो पूंजीपति पीछे चला रहे हैं उनके हित में काम कर रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी नेता का कहना है कि ये सारा खेल वर्टिकल की जो व्यवस्था है ये प्राइवेट करने के पीछे एक साजिश चली जा रही है और ये साजिश फलीभूत होती नजर आ रही। चूंकि पिछले साल 1.5 साल से इन लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जिस तरीके से चल रहा है और प्रबंधन जिस तरीके से तानाशाही अपना काम कर रहा है, वो 1 तारीख को वर्टिकल अपनी व्यवस्था लागू करेगा जो कर्मचारी हित में करता ही नहीं है और उपभोक्ता हित में करता ही सही नहीं है। यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अरंगी सरपति गांव में मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने निषाद समुदाय पर प्राणघातक हमला किया है। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने 60 किलो मछली लूट ली और नाव को नुकसान पहुंचाया। कई बच्चे और बुजुर्ग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है, जिससे निषाद समुदाय में आक्रोश है। पीड़ितों ने SP मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोग मछली मारने गए थे सर, और प्रतिदिन की तरह रोज मछली मारने हम लोग जाते थे। तो गए थे मछली मारने, तो वो 25 दल वाले आए, बोले भाई मछली मारने नहीं देंगे और मछली छीन लिए और हम लोगों को मारे पीटे भी और
कुछ सामान वैसा हम लोगों के पास था नहीं, तो वो लोग किड़वार वगैरह से लेके मारे, जाल भी छीन लिए, डोंगी भी डुबा दिए, और छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी मारे। और क्या उन लोगों को जानते हैं क्या आप? जानते हैं सर, क्या नाम है उन लोगों का? लाला सरोज और मकंचू सोनकर और मोना सरोज कहाँ और की अन्य बहुत सारे लोग थे, और लोगों का नाम तो हमें नहीं मालूम था। कहाँ के लोग थे ये फुलवरिया गांव के थे। कहाँ की घटना है? ये फुलवरिया गांव की घटना है, और बिरोही गांव से हम हैं सर। थाना क्या है? थाना विंध्याचल। हम लोग रोज प्रतिदिन की तरह मछली मारने गए थे, तो वहाँ पे प्रतिदिन हम लोग मछली मारने गए थे, जिससे वहाँ के लोग आए, हम लोगों से जगरन मछली छीनने लगे, लाठी लेकर आए थे, और फिर हम लोगों से मछली छीनने लगे। मछली न देने के वजह से उन लोगों ने हमको मारना शुरू कर दिया। हम लोगों का नाव जो था वो पानी में डुबो दिए, जाल भी ले गए, मछली था जो भी वो भी ले गए। और फिर जिताव में चाचा लोग आए थे, तो उनको भी बहुत मारा, लाठी डंडे के साथ। कम से कम 25 से 50 लोग, 100 लोग तक आए थे पूरा। वहाँ पे लाठी डंडे के साथ महिलाएं भी थी जो पत्थर मार रहे थे। बचाने के लिए मेरे छोटा भाई था कि वह गया नाव को पकड़ने, तो उसको नाव पर से उठाकर अन्य किसने मारा? वहाँ के लाला सरोज थे और मुखंती सोनकर, और उनके लड़के थे सुनील और रोशन सोनकर। ये घटना कहाँ हुआ है? करीबन रोशन सरोज। ये घटना कहाँ हुआ है? ये आरडी सरपति फुलवरिया। कौन सा थाना है? थाना विंध्याचल। क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, और हम लोगों को जो चोट लगी है उसको थोड़ा देखते हुए उचित से उचित कार्रवाई की जाए। यूपी के चंदौली में खाद्य औषधि विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। मुगलसराय स्थित प्रसिद्ध परंपरा मिष्ठान भंडारण पर उपभोक्ता को फफूंदी लगी मिठाई बेची गई। शिकायत के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्राहक को सोमवार को आने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि दुकान से बिल भी नहीं दिया जाता, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभाग छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करता है, लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ देता है। जनता ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर जिले में जो दुकानें चल रही हैं मिष्ठान की, खाद्य की, उसमें बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ मिठाइयों की क्वालिटी बहुत गिरी हुई है, फफूंदी लगी है। तो हम लोग यहाँ शिकायत करने के लिए आए थे, और हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है, तो इसकी और किसकी सह पर वो दुकानें चल रही हैं, ऐसी दुकानों की तत्काल चेकिंग किया जाए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। अधिकारी नहीं है, शिकायत नहीं हुई तो कैसे निरस्त होगा लाइसेंस? यहाँ सिंपल में मिठाई भी आई है, मैं देख रहा हूँ कि और वो मिठाइयों पर तमाम भीड़ भी लगी रहती है, कभी चेकिंग भी नहीं होती है। इसलिए मैं जनपद चंदौली के जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सप्लाई सबसे निवेदन करता हूँ कि उनको जो है उन दुकानों की जांच किया जाए और मिठाई की सैंपलिंग करके उनका लाइसेंस निरस्त करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। समस्या है कि यहाँ पर मीठा जो है दीपावली की मीठा है, बहुत लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं, और उसमें जो मीठा आज खरीदी जा रही है उसमें फबूंद लगे हुए हैं। यहाँ पर आए हुए हैं कि इनको दिखा दिया जाए, तो और बात ये नहीं। कब से गायब हैं? अरे हम 1 घंटे से हैं। क्या यहाँ कोई होगा, क्लर्क होगा, स्टाफ होगा? वो लोग तो बता रहे हैं कि जो है आप जो शिकायत है करने की दिए हो बता दीजिए, हम आएंगे तो बताएंगे। वो बता रहे हैं कि सोमवार को आएंगे। तो ऐसे ही ढेला है खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग। यह है आखिर में हम कहाँ जाए शिकायत करें, किसके यहाँ? जैसा कि परंपरा से छठ पूजा के लिए मिठाई मंगवाए थे किसी को भेज के अपने परिचित को, तो मिठाई डब्बा घर पे आया तो घर की महिलाओं ने देखा तो इसमें फफूंदी लगी हुई काफ़ी मात्रा में, क्योंकि मुगलसराय की सबसे मशहूर दुकान है परंपरा, उसी का रसकुंज, तो उस नाम से कि नहीं बेहतर क्वालिटी मिलेगी, लेकिन हकीकत में कुछ एकदम बेहद घटिया क्वालिटी की, और इसको खाने का मतलब है कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिले? नहीं, यहाँ पे मिले नहीं। यहाँ पे एक आध दो बार और भी हम लोग आए थे शिकायत करने के लिए, लोग उस समय भी हमेशा अपने पते पे लापता रहते हैं और उपस्थित रहते हैं। देख रहे हैं कि केवल कार्रवाई के नाम पे धोखा हो रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है।
छोटे छोटे दुकानदार, जो बड़े दुकानदार हैं वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। क्या बोलिएगा, मतलब हर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई हैं। इनडायरेक्ट उनकी बैकिंग होती है, मदद होती है, उनको बचा दिया जाता है। उनकी सैंपलिंग नहीं होती उनकी दुकानों की। बड़ी दुकानें परंपरा थी, उनकी सैंपलिंग नहीं होती होगी, जैसा कि पता चला कि सैंपलिंग में नहीं होती है। दिवाली पर कितने लोग मिठाई लेके गए होंगे, किसी की भी कुछ हो सकता है, बीमार हो सकता है। जहाँ तक लगता है कि उसकी पर डे की सेल 5 लाख रुपए से ऊपर की होगी, तो मुगल सराय की अब तक की सबसे बड़ी दुकान है। तो इसमें मतलब सैंपलिंग नहीं हो रही, तो जो भी खाएगा बीमार होगा। ये चंदौली कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय, कैमरामैन जी करा के दिखाए है। ये कार्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और औषधि प्रसाधन विभाग चंदौली, और ये कुछ लोगों को यहाँ से शिकायत थी कि हमें परंपरा जो मुगलसर में मिठाई की दुकान है वहाँ पे फफूंदी लगा हुआ मिठाई बेचा गया, इसकी शिकायत लेके आए हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के। लेकिन ये मौके पे नहीं है, पता चला है कि ये मंडे को आएंगे, और जो चीफ जो इनसे नीचे वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मंडे को मिलिएगा। अभी इतना ढीला ढाला ये विभाग है, तो बताइए ऐसे लोगों को जो पीड़ित उनको कैसे न्याय मिलेगा। कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई उन्हीं लोगों पे होती है जो छोटी तबके के दुकानदार हैं, उनको दिखाया जाता है। लेकिन परंपरा और जैसे बड़े दुकानदार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सैंपल तक नहीं भरा जाता है। मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि जो परंपरा जैसी दुकान है, ये जो त्योहारों पे मिठाई जो बनाती है और लोगों को बेचती है, और लोग जाते हैं विश्वास से मिठाई लेते हैं, और ऐसे जो मिठाई मिलेगी और बेची जाएगी, ऐसे पे तो किसी की बीमारी से मौत भी हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें जनप्रतिनिधियों का भी हाथ होता है, जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हाथ होता है ऐसे दुकानदारों पे, कि ऐसे लोगों पे दबाव बनाया जाता है अधिकारियों के ऊपर कि कार्रवाई न हो। ये अधिकारी गायब हैं, हमारे पीछे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं यहाँ पे ये गायब है, और ढीला ढाला रवैया, कब आना कब जाना, कोई समय सीमा नहीं है। और मैं सरकार से, योगी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चिन्हित करें कि जब जनता उनको चुनती है न्याय दिलाने के लिए, और ये भ्रष्ट दुकानदारों का संरक्षण देंगे और कार्रवाई नहीं होने देंगे। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश सचार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि सरदार पटेल का देश की एकता में योगदान अतुलनीय है। मंत्री ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में देश की एकता और समरसता का संदेश दिया गया। रायबरेली जनपद में आए हैं 31 अक्टूबर को, जो 150 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूरे हो रहे हैं, उसको पार्टी ने एक अभियान के तौर पर लिया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान देश की आज़ादी से लेकर के और देश को एकता के सूत्र में बांधने तक बड़ा योगदान उनका रहा। 65 रियासतें जो आज़ादी के बाद हमारे साथ नहीं आ रही थी, वो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन पर और उनके गृह मंत्रित्व काल में ही वो सारी रियासतें इस देश में मिली, और भारत का जो आज स्वरूप है ये उस पर बहुत बड़ा उनका योगदान है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पैमाने पर उनकी जन्म जयंती को मनाए जाने का एक अभियान के तौर पर कार्यक्रम किया है। जैसे 31 अक्टूबर को बूथ स्तर पर उनकी जयंती मनाई जाएगी, जिसमें उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके और बूथ स्तर पर गोष्ठी करके इस कार्यक्रम को करना है। और उसके बाद 1 नवंबर से 25 नवंबर तक हमारे विधानसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की पदयात्राएं होंगी, जो हमारे स्कूलों से शुरू होंगी। हर 2 किलोमीटर पर
चाय नाश्ते का इंतजाम और लास्ट में उनका एक जगह भोजन, और उसके बाद जहाँ समापन होगा वहाँ एक सभा होगी और उस सभा में हमारे प्रदेश से कोई न कोई प्रभारी आएगा हर विधानसभा, तो वो हमारा संगठन तय करेगा कि हर विधानसभा। यूपी के संभल में अवैध खनन का काला कारोबार खुलेआम जारी है। जेसीबी मशीनों से उपजाऊ जमीन खोदकर बंजर बनाई जा रही है, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। चंदौसी क्षेत्र के ऐतोली गांव में रात के अंधेरे में डंपरों से मिट्टी की ढुलाई हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह गोरख धंधा फल फूल रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है। संभल में खनन का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है और माफिया जो है लगातार माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दूं आपको कि यहां पर लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जाती है खनन माफियाओं के खिलाफ और अधिकारी अभी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागे हुए हैं। संभल के चंदौसी तहसील के इलाके में लगातार ये खनन का कारोबार दिन रात डंपर और जेसीबी से किया जा रहा है। यहाँ उपजाऊ जमीन को बंजर बनाया जा रहा है और लगभग मानक को दरकिनार करते हुए यहाँ पर खनन का कारोबार किया जा रहा है। मेरी उपस्थिति इस वक्त ऐतोली गांव के मैं चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के में स्थित है और यहाँ पर यह जंगल में है। लगातार ये खनन का कारोबार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से माफिया उपजाऊ जमीन को बंजर करते हुए नजर देखे जाते हैं, लेकिन अधिकारी ना जाने किसके उस पर दबाव में जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और अधिकारी कार्रवाई करते से आखिर क्या वजह है जो पीछे हटते नजर आते हैं और जो है माफियाओं के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर या किसके संरक्षक में ये माफिया जो है खनन का कारोबार करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अधिकारी उनके आगे नतमस्तक देखे जा रहे हैं। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। यूपी के लखीमपुर खीरी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए हैदराबाद थाना क्षेत्र में 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसपी संकल्प शर्मा और सीओ गोला रमेश चंद्र के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है। पुलिस ने कहा है कि जिले के अन्य थानों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद अपराधी अब भी बेखौफ दिख रही है, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में पत्रकार एलन सिंह की हत्या से पत्रकार समाज में आक्रोश है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में पत्रकारों ने डीएम और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा, मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। पत्रकार थे हम लोगों के साथी एलन सिंह उर्फ पप्पू, उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने बहुत तेजी दिखाते हुए हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है और मुठभेड़ में वो घायल भी हुए। तो पुलिस ने तो अच्छा काम किया, लेकिन वो पत्रकार असमय जो चले गए हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पत्रकारों की आगे कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए हम लोग आज पुलिस कमिश्नर से भी मिले, साथ में यहाँ जिलाधिकारी से भी मिले और उन सब से यही कहा गया कि निष्पक्ष जांच हो, जल्दी दोषी लोगों को सजा मिले, इसके साथ में परिवार को सहायता मिले और जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जब भी पत्रकार इस तरीके काम करते हैं तो 50 उनके दुश्मन हो जाते हैं और तरह तरह की साजिश करके उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो कोई एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकारी स्तर पे कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है कि हमारी समस्याएं सॉल्व हो सके। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है, तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कम से कम 80-70 लोग यहाँ पर दोनों जगह दोनों प्रमुख अधिकारियों से मिले और मुझे आश्वासन दिया गया है कि पत्रकार के परिवार को जो यहाँ से सहायता मिल सकती है वो यहाँ से दी जाएगी, जो लखनऊ से सहायता मिल सकती है उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उनके बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाने के लिए ये सब व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पत्रकार को सुरक्षा प्रदान हो ऐसा ढांचा विकसित किया जाएगा। पत्रकार को काम करने में, पत्रकारिता करने में उसकी कोई दिक्कत ना आएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो ये आश्वासन हमको पुलिस कमिश्नर जोगिंदर जी, अजय पाल शर्मा जी बैठे थे, उन्होंने दिया। यहाँ
जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी थे, उन्होंने दिया। इस पूरी कल की घटनाक्रम की हम लोग निंदा करते हैं और आज शाम को आज सवेरे एक बैठक करके हम लोगों ने शोक प्रस्ताव पारित किया है। मृत आत्मा को शांति प्रदान हो और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति भगवान दे। हमारे परिजन जैसे थे, हमारे साथ के लोग थे, तो हम लोग निश्चित तौर पे बहुत दुखी हैं और जिस तरीके की घटना हुई है यह अक्षम्य है। निश्चित तौर पे हर प्रयास किया जाएगा कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं संयोजक। यूपी के मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 5 युवतियां और 6 युवक हिरासत में लिए गए हैं, जबकि संचालक फरार हो गया। मौके से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। पुलिस संचालक और अन्य शामिल लोगों की तलाश कर रही है। छापेमारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जांच जारी है। आज दिनांक 24/10/25 को पुलिस को सूचना मिली कि विकास मार्केट में कुछ अवांछनीय गतिविधियां चल रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। हमने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर 5 युवतियां और 6 युवक आपत्तिजनक स्थिति में हमें मिले। इन लोगों को बरामद कर लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संचालक भी पकड़ा गया है? संचालक अभी नहीं पकड़े गए। कितने बजे कार्रवाई की गई है? कितने बजे छापा? शाम के समय ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही हमें पता चलता है हम बिल्कुल। यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए, जिनकी पहचान इरशाद और अन्य के रूप में हुई है। उनके पास से कंटेनर, अवैध असलही और चोरी का सामान बरामद हुआ। यह गैंग ट्रांसफार्मर चुराकर अवैध कॉलोनियों में आधी कीमत पर बेचता था। सभी आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज है। थाना शाहपुर के चौकी प्रभारी मीरापुर में फोर्स के आज चेकिंग कर रहे थे। उसी समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक कैंटर में जो अंतर्राज्यीय गिरोह है जो ट्रांसफार्मर की चोरी करता है वो आ रहा है। उस पर उन्होंने चेकिंग करना शुरू की और मुखबिर ने बताया ये जो कैंटर आ रहा है इसी में उसको रोकने की कोशिश की और वो कैंटर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे भागा। चौकी इंचार्ज मीरापुर ने आगे चौकी इंचार्ज बजदाड़ा शाहपुर और गोयला को बताया, वो उधर से तुरंत आए और पीछा करते हुए कैंटर का पीछा किया गया। वो एक सड़क के किनारे रेत में आकर के वो फंस गया और उसमें से बदमाश गन्ने की खेत की तरफ भागे। उनका पीछा किया गया, उनको ललकारा गया और ललकारने पर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में, सूक्ष्म फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनको घायल अवस्था में CSC शाहपुर भेज दिया गया है और बाकी जो बदमाश और भी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कामिंग की जा रही है। सर, जो घायल बदमाश है उनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास? हाँ, उनसे सूक्ष्म पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि करीब आधा दर्जन उनके ये ट्रांसफार्मर चोरी के ही मुकदमे कायम हैं और उनके पास से एक कैंटर और कैंटर गाड़ी के अंदर ये ट्रांसफार्मर चोरी का कॉपर काफ़ी मात्रा में रखा हुआ है। एक कांटा भी है। उनके पास से 3 देसी तमंचे 315 बोर और 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सर, किन किन थानों के मुकदमे इन पर बताए जा रहे हैं? अब ये जांच कर आपको अवगत कराया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र में भूपेंद्र की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मृतक की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया। दोनों ने अवैध संबंध और शादी के विरोध के चलते साजिश रचकर भूपेंद्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या 18 जुलाई 2025 को हुई थी। गौरव का साथी छोटे सिंह अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दिनांक 18 जुलाई को थाना डिवाई के ग्राम घुसराना हरि सिंह निवासी युवक भूपेंद्र पुत्र अजीत सिंह काशाव गांव के बाहर गले में रस्सी का फंदा लगी हुई अवस्था में मिला था। सूचना पर तत्काल थाना डिवाई पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त
वर्षा जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है एवं उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। इसी कारण वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई और गौरव ने अपने साथी छोटे सिंह के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी एक अन्य अभियुक्त शामिल है, छोटे सिंह, जो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के अमरोहा के उझारी क्षेत्र में मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। 3 शरारती बच्चों ने बच्चे का मुंह काला कर खंबे से लटकाया और गंदा पानी पिलाया। वीडियो वायरल होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। शिकायत करने पर बच्चे के पिता से भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में आक्रोश फैला दिया है। यूपी के ललितपुर के विरधा क्षेत्र में बनी अवैध मजार को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है। बजरंग सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मजार हटाने की मांग की। संगठन का आरोप है कि जिला पंचायत ने बिना अनुमति सदियों पुरानी इमारत को तोड़कर वहां खेल मैदान और गौशाला बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वहीं मौजूद अवैध मजार को नहीं हटाया गया। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया और चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर समस्त पदाधिकारियों के साथ यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। जो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पूर्व जो सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन के समक्ष जो एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा आया है, वो ये है कि जिला पंचायत क्षेत्र बिरदा में जो अभी एक विश्व धरोहर थी, हमारी बहुत ही प्राचीन जो धरोहर बनी हुई थी, वहां पर जिला पंचायत ने उसको ध्वस्त कर दिया गया है। उनके अनुसार कि यह जिला पंचायत की जमीन पर बना हुआ था, इसीलिए वहां उसको ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उसके समीप ही एक अवैध मजार बनी हुई है जिसका निर्माण करीब 20 से 30 वर्ष पहले वहां पर कब्जे के रूप में वहां निर्माण कर उस पर धीरे धीरे उसको समस्त जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है एक वर्ग विशेष के द्वारा। तो सभी हिंदूवादी संगठन और विशेष रूप से बजरंग सेना संगठन चाहता है कि जब जिला पंचायत ने उस विश्व धरोहर को ध्वस्त कर दिया है तो फिर आखिर मजार को क्यों ध्वस्त नहीं किया गया है? क्या उस मजार के वहां रहने से कोई विशेष लाभ है क्या? आप गौशाला बना रहे हैं, आप खेल का मैदान बना रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। विकास के लिए समस्त संगठन और सभी हिंदूवादी संगठन इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप एक मजार को वहां छोड़ते हैं तो इसका आम जनमानस में बड़ा ही गंदा रोष पैदा हो रहा है इसके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी रूप से अवैध है। तो हम चाहते हैं कि उस अवैध मजार को जल्द से जल्द वहां से ध्वस्त किया जाए। अगर चंद दिनों में अगर वो मजार ध्वस्त नहीं की जाती है तो बजरंग सेना संगठन समस्त हिंदूवादी संगठन के साथ मिलकर एक भारी उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। यूपी के वाराणसी में छठ पर्व और नागनथैया लीला को लेकर गंगा घाटों पर साफ सफाई जोरों पर है। आज से छठ पर्व की शुरुआत के साथ शाम को तुलसी घाट पर विश्व प्रसिद्ध नागनथैया लीला का आयोजन होगा। घाटों की सफाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नगर निगम ने विशेष टीमों और सुपरवाइजरों को घाटों पर तैनात किया है। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोशनी, सुरक्षा और सफाई की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी में डाला छठ और देव दीपावली का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पूजा पाठ करने आते हैं। नगर निगम वाराणसी के द्वारा विगत कुछ दिनों पहले से ही जैसे जैसे पानी कम होता गया वैसे वैसे घाटों पे सिल्ट का साफ कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय महापौर जी के द्वारा माननीय मंत्री जी रात को ही विजिट किए हैं। अभी नगर आयुक्त महोदय लगातार अनवरत विजिट कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पे पोल लगे हैं, जितने भी फसाड लाइटिंग हमारी है, वो सबको क्रियाशील कर दिया गया है। साथ में सभी घाटों पे ट्विन डस्टबिन रख दिया गया है। इसके साथ ही गहरे पानी में न जाएं, उसकी सुरक्षा को लेकर के हर घाट पे रस्सी का प्रबंध कर दिया गया है। वहाँ पे साइनेज भी लगा दिया गया है। साथ में जितने भी हमारे जो सीवर जल निगम के द्वारा वहाँ क्रियान्वित संचालित की जाती है, उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और कि ये घाटों पे आप अनवरत चक्रमण करते रहें और जिससे किसी भी प्रकार का अगर सीवर कहीं ओवरफ्लो अगर होने की संभावना है तो वो समस्या उत्पन्न न होने पाए। जहाँ तक सिल्ट सफाई की बात है तो आप जानते हैं कि पिछली 4 बार जो है पानी ऊपर नीचे हुआ है। इस बार तो काफ़ी समय कम मिला, लेकिन फिर भी अभी 73 पंप लगाए गए थे सिल्ट सफाई के लिए।
लेकिन अभी उसको बढ़ा करके 150 कर दिया गया है और हर घाटों पे 10 गैंग आदमियों की तैनाती कर दी गई, जिसके द्वारा अनवरत रूप से 24 घंटे साफ़ सफाई की जा रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी तैयारी लगभग, नगर निगम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में किसी भी पर्व पे किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी में पत्रकार दिवंगत डी कवटगी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है। उपमंडल अधिकारी सुभाष संपगावी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि कवटगी ने शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर निडरता से काम किया और वे निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक थे। केपीसीसी महासचिव महावीर मोहित ने उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। श्रद्धांजलि सभा में पत्रकार, समाज सेवक और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मझौली खंड में भव्य पद संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सेवकों ने परेड के रूप में नगर भ्रमण कर एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। मुख्य वक्ता ने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज में संगठन और सेवा की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संघ का शताब्दी वर्ष जो है वो संघ की जब से स्थापना हुई तब से सेवा और समर्पण के भाव से ओतप्रोत है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है और उसी के सिद्धांत के आधार पर संघ कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में संघ के शताब्दी वर्ष में हम ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं करने जा रहे हैं, कोई ऐसा मनाने नहीं जा रहे हैं, पर संघ ने जो अपना लक्ष्य तय किया था वहाँ तक अभी हम थोड़ा पहुँच नहीं पाए हैं। तो संघ के शताब्दी वर्ष का प्रमुख लक्ष्य जो है, संघ की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर के की गई थी, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघ का निरंतर प्रयास करना ही है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना। इस शताब्दी वर्ष में भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत हैं, जिसमें हमें गाँव-गाँव तक संघ के और राष्ट्र भावना की से लोगों को जागृत करना है। साथ ही संघ वर्तमान समय में पंच परिवर्तन पे कार्य कर रहा है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिससे समाज में एक नई क्रांति आने वाली है। संघ के शताब्दी वर्ष में पंच सिद्धांत पर ही कार्य किया गया है, जिसमें आपका कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है, स्वदेशी है, आपके अन्य सामाजिक समरसता है। तो इस प्रकार के पंच परिवर्तन पर संघ जो है वो कार्य कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां धार जिले के पीथमपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से 16 लाख रुपए मूल्य की 291 पेटी महंगी अंग्रेजी शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पीथमपुर और बेटमा थाना पुलिस ने मेटवाड़ा टोल प्लाजा के पास ट्रक की घेराबंदी कर तलाशी ली है, जिसमें प्याज की बोरियों के बीच शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर से शराब लेकर सादलपुर जा रहा था। पूछताछ में उसने दीपक चौधरी, जमाल पटेल के नाम बताए। पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34/2 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आयशर गाड़ी में कुछ प्याज की बोरियों में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। सूचना मिलते हुए तत्काल एसपी सर के निर्देशन में वहाँ पे टीम रवाना की गई और वहाँ पे तस्दीक करी गई। तो गाड़ी चेक करते हुए पाया गया कि वहाँ पे शराब की बोरियों के साथ साथ उसमें कुल 291 पेटी शराब, जिनकी कुल कीमत 16 लाख है, वहाँ पे पाई गई। और आयशर चालक नूर मोहम्मद, जो कि सुखेड़ा ग्राम सादलपुर का रहने वाला है, उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो इंदौर से ये शराब भर के सादलपुर के ही निवासी केसुर थाने के दीपक चौधरी और जमाल पटेल के यहाँ उतारने जा रहा है। पूछताछ में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आगे भी इसमें जाँच की जा रही है कि किसकी भूमिका है। इसमें जो आरोपी चालक था नूर मोहम्मद, सादलपुर निवासी, उसको अरेस्ट किया गया है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।